इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में आज अपन अनुलाभों का मूल्यांकन किस तरह से करते हैं, उसमें सबसे पहले ऐसी सुविधा का मूल्य जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, उसमें सबसे पहली सुविधा है किराए से मुक्त रहने के मकान की सुविधा, रेंट फ्री हाउस। यदि किसी भी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को रहने के लिए कोई फ्लैट, मकान, होटल, अतिथि गृह आदि की सुविधा प्रदान करता है तो यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए अनुलाभ है। और यह सुविधा दो तरह की दी जा सकती है, फर्निश्ड हाउस और अनफर्निश्ड हाउस, असुसज्जित और सुसज्जित मकान। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे? जब फर्निश्ड हाउस दिया जाता है तो उसमें मकान के साथ फर्नीचर और घरेलू जो उपकरण होते हैं जैसे टीवी है, गीजर है, फ्रिज है, अगर ये सुविधाएं भी उसके साथ मकान के साथ कर्मचारी को दी जाती है तो वह मकान सुसज्जित मकान की सुविधा कहलाएगी। अब इन दोनों ही परिस्थितियों में किस तरह से किसी कर्मचारी की अनुलाभ का मूल्य ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए अपन ये देखेंगे कि वह कर्मचारी किस कैटेगरी का है। यहाँ कैटेगरी से तात्पर्य या सरकारी कर्मचारी है या गैर सरकारी कर्मचारी। अगर वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो किसी राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए जो सुविधा का मूल्य होगा वो ज्ञात करने के लिए अपन यह देखेंगे कि यह सरकारी कर्मचारी जिसको यह मकान की सुविधा दी गई है, अगर वो असुसज्जित मकान है तो सरकारी कर्मचारियों को असुसज्जित आवास की सुविधा का मूल्य वह राशि होगी जो इस सुविधा के लिए सरकारी नियमों में वर्णित है। इसका तात्पर्य हुआ कि यह राशि उतनी होगी कि जो कर्मचारी को अगर मुफ्त में किराए में मकान नहीं दिया होता तो कितनी राशि किराए के रूप में वसूल की जाती, वही उसका सुविधा का मूल्य माना जाएगा अगर वो अनफर्निश्ड हाउस है। लेकिन अगर कर्मचारी से कुछ राशि वसूल की गई है तो फिर ये सुविधा रियायती दर पर हो जाती है, बिल्कुल फ्री नहीं होके रियायती दर पर हो जाती है। तो जितनी राशि किराए के रूप में वसूल की जाएगी वो सुविधा के मूल्य में से कम कर देंगे और बाकी बचा हुआ अमाउंट अनुलाभ का मूल्य होगा जिसको वेतन आय में शामिल करेंगे। अगर सरकारी कर्मचारी को सुसज्जित मकान की सुविधा दी गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य आएगा, यानी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, उस राशि में जो फर्नीचर और घरेलू उपकरण की जो सुविधा दी है उसका मूल्य और ऐड करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, यह डिपेंड करेगा कि ये जो फर्नीचर और घरेलू उपकरण है अगर उसका स्वामी नियोक्ता है यानी सरकार खुद है तो उसकी लागत का 10%, यानी जो फर्नीचर और घरेलू उपकरण है उनकी कुल लागत का 10% राशि जोड़ेंगे। लेकिन अगर फर्नीचर और घरेलू उपकरण का स्वामी नियोक्ता नहीं है बल्कि उसने स्वयं ने किराए पे लेके दी है तो जितना वास्तविक किराया चुकाया जाएगा वो मूल्य जो है अनुलाभ का मूल्य होगा। तो वो अपन असुसज्जित मकान की सुविधा के मूल्य में जब ये फर्नीचर और घरेलू उपकरण की सुविधा जोड़ देंगे तो वह सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड और वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब आइए जो अन्य कर्मचारी हैं, यानी जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें अर्ध सरकारी कर्मचारी भी आ जाएंगे, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी आ जाएंगे, उनके लिए उपलब्ध मकान की सुविधा का मूल्य क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए पहले अपन ये देखें कि जो अनफर्निश्ड हाउस है अगर वो कर्मचारी को दिया गया है, यानी जिसमें फर्नीचर और घरेलू उपकरण की सुविधा नहीं दी गई है, तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये वैल्यूएशन जब करते हैं तो यदि मकान का स्वामी नियोक्ता है तो क्या करेंगे,
और अगर मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है बल्कि उसने किराए पे लेके दिया है तो कैसे करेंगे। तो पहले अपन ये देखते हैं कि यदि मकान का स्वामी नियोक्ता है, यदि अर्ध सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी को अनफर्निश्ड हाउस उपलब्ध कराया जाता है तो सुविधा का मूल्य किस तरह से निर्धारित होगा, यह डिपेंड करेगा कि मकान जो स्थित है उस शहर की, उस जगह की आबादी कितनी है उसके अनुसार करेंगे। और आबादी की जो निर्धारण है वो करेंगे अपन 2001 की जनगणना के अनुसार। तो यदि मकान 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसी जगह पर स्थित है जहां आपकी आबादी 10 लाख से अधिक नहीं है तो मकान की सुविधा का मूल्य कर्मचारी के संबंधित अवधि के वेतन के 7.5% के बराबर होगी। 7.5% ऑफ रिलेवेंट पीरियड सैलरी। अब यहाँ रिलेवेंट पीरियड क्या होगा, जिस अवधि में उसको मकान की सुविधा दी गई है। अगर पूरे गत वर्ष में दी गई है तो 12 महीने पूरे गत वर्ष की संबंधित अवधि होगी, लेकिन 12 महीने में से कुछ अवधि तक ही मकान की सुविधा दी है तो जितनी अवधि मकान की सुविधा दी है वो संबंधित अवधि कहलाएगी और उस संबंधित अवधि का वेतन का 7.5% के बराबर इस वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस होगा। अगर ये मकान ऐसे शहर में स्थित है जहाँ पर आबादी 10 लाख से अधिक है किंतु 25 लाख से अधिक नहीं है तो ऐसे मकान की सुविधा का मूल्य कर्मचारी के संबंधित अवधि के वेतन के 10% के बराबर होगा। 7.5 की जगह 10% हो जाएगा। तीसरा, यदि मकान 2001 की जनगणना के अनुसार ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ की आबादी 25 लाख से अधिक है तो मकान की सुविधा का मूल्य संबंधित अवधि के वेतन के 15% के बराबर होगा। तो 2-3 रेट आ गई, 7.5%, 10% और 15%। तो जहाँ मकान स्थित हो उसके अनुसार अपन मूल्यांकन करेंगे। ये तो हुआ कि जब मकान का स्वामी नियोक्ता है। अगर मकान का स्वामी नियोक्ता नहीं है, कर्मचारी को यह मकान किराए पे लेके दिया गया है, तो ऐसे मकान की सुविधा का मूल्य निकालने के लिए, चूँकि मकान किराए पर लिया हुआ है तो जो एक्चुअल किराया नियोक्ता द्वारा वहन किया जा रहा है और संबंधित अवधि के वेतन का 15%, इन दोनों में से जो राशि कम होगी वह मकान की सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। इसका मतलब यह विच एवर इज लोअर आउट ऑफ टू अमाउंट, फर्स्ट इज 15% ऑफ सैलरी ऑफ रिलेवेंट पीरियड और सेकेंड इज एक्चुअल रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर। विच एवर इज लोअर दैट विल बी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अब फर्निश्ड हाउस अगर दिया गया है तो जो अनफर्निश्ड हाउस की जो वैल्यू आई है उसमें अपन सुविधा, जो फर्नीचर की सुविधा या उपकरणों की सुविधा है उसका मूल्य और ऐड कर देंगे। जब आप वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस में फर्नीचर की वैल्यू का भी, सुविधा का मूल्य भी जोड़ देंगे तो वो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस आ जाएगा। तो वो कितना जोड़ेंगे, फर्नीचर और घरेलू उपकरण की जो सुविधा है उसका मूल्य, यदि ये फर्नीचर और घरेलू उपकरण अगर नियोक्ता स्वयं का है यानी उन स्वयं उसका स्वामी है तो उनकी लागत के 10% वार्षिक के आधार पर जोड़ेंगे। 10% वार्षिक के आधार यानी 10% एनुअल। अगर ये सुविधा मान लो 8 महीने की है तो 8 महीने का लेंगे, अगर ये पूरे 12 महीने की है तो 12 महीने का लेंगे। अगर ये फर्नीचर और उपकरण नियोक्ता के स्वयं के नहीं है बल्कि उसने किराए पर लेकर और नियुक्त कर्मचारी को दिए हैं तो ऐसी सुविधा का मूल्य कर्मचारी नियोक्ता द्वारा जो एक्चुअल किराया चुकाया गया है इस फर्नीचर और उपकरण का, वो उसमें अपन इंक्लूड करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस आ जाएगी। तब आपने ये देखा कि वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस किस तरह से कैलकुलेट होगा। रियायती दर पर अगर मकान की सुविधा होती है तो जितना किराया, जितनी राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से वसूल की जाती है वो राशि अपन
जो वैल्यूएशन आएगा उसमें से कम कर देंगे। तो बची हुई राशि जो होगी वो वेतन आय में कर योग्य करेंगे अगर कंसेशनल रेट पर कोई सुविधा दी गई है। तो बिल्कुल क्लियर है कि कंसेशनल रेट पर जब सुविधा होती है तो पहले आप ये मानकर वैल्यूएशन करो कि उनको मुफ्त में दी गई है। जो वैल्यू आएगी उसमें से जितना अमाउंट कर्मचारी से वसूल किया जा रहा है, चाहे वो वेतन में से वसूल किया जा रहा हो, तो उसको अपन उस राशि में से कम कर देंगे। तो बची हुई राशि वैल्यू ऑफ कंसेशनल फैसिलिटी आ जाएगा, वो इसके वेतन आय में शामिल करेंगे। अब यहाँ क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है जो स्पष्टीकरण के रूप में अपन देख सकते हैं कि संबंधित अवधि से मतलब क्या है। उस अवधि से मतलब जिस अवधि के लिए मकान की सुविधा उसको कर्मचारी को दी गई है। पूरे गत वर्ष दी गई है तो 12 महीने हो जाएंगे, पूरे गत वर्ष नहीं दी गई है तो जितनी अवधि दी गई है वो संबंधित अवधि कहलाएगी। अब यहाँ देखिए मीनिंग ऑफ सैलरी बिल्कुल डिफरेंट है वेतन से जो आशय है, क्योंकि आप ये जो 7.5%, 10%, 15% कैलकुलेट करेंगे वो सैलरी का करेंगे, और सैलरी में क्या क्या शामिल करना है मकान की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए। तो वेतन की राशि में क्या क्या शामिल करेंगे, एक तो बेसिक सैलरी करेंगे, मूल वेतन, मूल वेतन के साथ बोनस करेंगे। कमीशन चाहे बिक्री पर आधारित हो या अन्य किसी पर आधारित हो हमेशा शामिल करना ही है। चौथा, महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन अगर वो सेवा शर्तों में है तो उसको शामिल करेंगे। सेवा शर्तों में कब होता है, जब सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए इसको मूल वेतन में शामिल किया जाता है, तो इसका मतलब वो सेवा शर्तों में है। तो महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन आप तभी शामिल करें जब सेवा शर्तों में हो। इसके अलावा कर्मचारी को जो अन्य कर योग्य भत्ते हैं उनकी कर योग्य राशि लेंगे, जितनी राशि कर मुक्त हो उसको छोड़ देंगे, तो कर योग्य भत्तों की राशि लेंगे। जो पूर्णतः कर योग्य है उनकी तो पूरी राशि लेंगे, जो अंशतः कर योग्य हैं उसमें जितना कर मुक्त अमाउंट है वो घटाएंगे, तो कर योग्य भत्ते की राशि आ जाएगी और वो यहाँ पर अपन शामिल करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई मौद्रिक प्राप्ति जो कर योग्य है उसको शामिल करेंगे, चाहे वो पूर्व नियोक्ता से प्राप्त मासिक पेंशन हो, चाहे चालू वर्ष में प्राप्त अर्जित अवकाश वेतन की राशि हो। चूँकि वो चालू वर्ष से संबंधित है इसलिए उसको शामिल करेंगे। अब यहाँ कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि मकान की सुविधा का जब मूल्यांकन करते हैं तो वेतन में पिछली अवधि का बकाया वेतन और अगली अवधि का अग्रिम वेतन और अर्जित अवकाश के नकदीकरण को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये संबंधित अवधि से संबंधित नहीं है, तो ये राशि शामिल नहीं करेंगे। अगर कर्मचारी एक से ज़्यादा नियोक्ता के यहाँ कार्य कर रहा है तो सभी नियोक्ताओं से जो वेतन मिल रहा है वो शामिल करेंगे, चाहे मकान की सुविधा उनमें से किसी एक नियोक्ता द्वारा ही दी जा रही हो, लेकिन वेतन मीनिंग ऑफ सैलरी में उसका सभी नियोक्ताओं का वेतन शामिल करेंगे। अगर कोई वेतन भारत के बाहर उपार्जित हो रहा है तो भी शामिल करेंगे। यदि प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं दिया हो कि मकान का स्वामी कौन है, यानी नियोक्ता स्वामी है या उसने किराए पे लेकर दिया है, तो अगर ये अपने को प्रश्न में स्पष्ट नहीं दिया हो तो आप ये देखेंगे कि यदि मकान का उचित किराया दिया हुआ हो क्वेश्चन, तो इसका मतलब मकान का स्वामी नियोक्ता है, और अगर वास्तविक किराया दिया हो तो ये मानेंगे कि मकान किराए पर लिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जब ये पता करते हैं कि मकान किसका है, नियोक्ता का है या किराए पे लेके दिया है। जो मीनिंग ऑफ सैलरी है उसमें क्या ध्यान रखना, आपको क्या शामिल नहीं करेंगे। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% से ज़्यादा का अंशदान है या जो 9.5% के ज़्यादा ब्याज है उसको शामिल नहीं करेंगे। सभी प्रकार के अनुलाभ को शामिल नहीं करेंगे, सुविधाओं का कोई भी मूल्य शामिल नहीं करेंगे। कर मुक्त भत्ते या उन भत्तों की कर मुक्त राशि को शामिल नहीं करेंगे। वेतन का आशय संबंधित अवधि से है, इसलिए पूर्व की अवधि के आधार पर ज्ञात की गई ग्रेच्युटी, पेंशन की एकमुश्त राशि, क्षतिपूर्ति की राशि, अर्जित अवकाश के बदले एकमुश्त राशि
इनको भी अपन शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये संबंधित अवधि के आधार पर नहीं है बल्कि पूर्व अवधि के आधार पर ज्ञात की गई है। तो इसलिए इनको भी आप शामिल नहीं करेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी में। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए अपन मकान की सुविधा का मूल्य ज्ञात करेंगे। कुछ कर्मचारियों के लिए मकान की सुविधा कर मुक्त होती है, जैसे जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता, संसद के अधिकारी, उनके लिए भी मकान की सुविधा कर मुक्त है। अगर मकान ऐसे रिमोट एरिया में है जो शहर से 40 किलोमीटर दूर है, जिसकी जनसंख्या गत वर्ष में 20,000 से अधिक नहीं है, और वहाँ कर्मचारी को जो नियुक्त किया गया है वो किस कार्य के लिए किया है, माइनिंग के लिए किया है, समुद्र तेल खोजी स्थान के लिए किया है, या किसी परियोजना कार्यान्वित करने के स्थान पर किया गया है, या किसी बांध स्थान पर या शक्ति निर्माण स्थान पर दिया गया है, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए वहाँ मकान की सुविधा जो है कर मुक्त होती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि जब कर्मचारी का ट्रांसफ़र होता है तो उसको आवास की सुविधा जहाँ से वो ट्रांसफ़र होकर आ रहा है वहाँ भी दी हुई हो सकती है, और जहाँ वो ट्रांसफ़र होकर जा रहा है वहाँ पर भी दी हुई हो। अगर दोनों ही शहर में उसको मकान की सुविधा दी गई है तो ऐसी परिस्थिति में 90 दिनों तक दोनों में से केवल एक मकान की आवास की सुविधा कर योग्य होगी, दोनों में से एक मकान की, और जिसका मूल्यांकन कम होगा, यानी जिसमें कर्मचारी को फ़ायदा है, क्योंकि उसके वेतन आय में शामिल करना है इसको सुविधा के मूल्य को। तो जिस शहर के मकान की सुविधा का मूल्य कम आ रहा है वो अपन जो है उसकी सुविधा का मूल्य के रूप में लेंगे। तो दोनों में से एक मकान की सुविधा कर योग्य होगी, दूसरी मकान की सुविधा कर मुक्त होगी, लेकिन ये 90 दिन तक है। अगर 90 दिन के बाद भी कर्मचारी के पास दोनों स्थानों की मकान की सुविधा रहती है तो फिर दोनों मकान की सुविधा को कर योग्य करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है।